हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है और आप सभी को गुड मॉर्निंग है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा भारत देश जो कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा चुका है और अब भारत फाइनल की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, भारत तो फाइनल की ओर जा रहा है, लेकिन आपका फाइनल कब है? आपका जो पेपर है, मेरा कहने का मतलब कब है और उसकी कितनी तैयारी चल रही? तो देखो, आपका दीपावली भी अब निकल चुका है। अच्छे से आपने दीपावली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा और उम्मीद करता हूँ कि वापस से आप अपने शेड्यूल के अंदर और अपना रूटीन, अपना टाइम टेबल है जो स्टडी का, उसे वापस से फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। इलेक्शन आ चुका है। इलेक्शन के तुरंत बाद आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आरपीएससी के द्वारा भी स्टार्ट हो जाएंगे और आरएसएस बोर्ड द्वारा जो डेट दे रखी है वो भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, तैयारी करनी है तो आपको अभी से जुटना होगा। अगर एक बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो अभी से जुटना होगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने रूटीन को ना तोड़ें और जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है वैसे उसे कंटिन्यू कर दें। थोड़ा सा पेपर के बारे में जान लेते। तो आज ये पेपर जो है आरपीएससी द्वारा लिया गया था। एएआरओ का आपका पेपर है, ये आपका 2022 में पेपर हुआ था। इसमें शानदार 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप पूरे पेपर को देखना। अगर आपको मज़ा नहीं आया ना तो कमेंट ज़रूर करना मुझे कि सर मज़ा नहीं आया। इतनी शानदार व्याख्या के साथ इतने बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ कि शायद ये आपको कहीं मिले। तो इसलिए क्लास के साथ जुड़े, क्लास को पूरी देखना, बहुत मज़ा आएगा और बेहतर तरीके से अपन इस क्लास को पूरी करने वाले हैं। इससे पहले छोटा सा मैं बता देता हूँ कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों करो? क्योंकि हमारे चैनल पर आरपीएससी के आपको 80+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा, शानदार। और आरएसएस बोर्ड द्वारा लिए गए 100+ पेपरों का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला और बेहतर तरीके से मैंने समझाया। अगर ये आप मैं कहता हूँ ना, वाकई में देखो, मेरा कोई इसमें सेल्फ नहीं, स्वार्थ नहीं है। अगर वाकई में अपन 180+ पेपर आप हल कर लेते हो ना, तो मैं कहता हूँ कि आपका जीके, आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, आपका आर्ट एंड कल्चर, आपका इंडिया, आपका वर्ल्ड काफ़ी क्लियर हो जाएगा। राजस्थान तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। भले ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड रिट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ पटवारी, वीडियो, पुस्तकालय अधीक्षक, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, जयन, ठीक है, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, भले ही पशु परिचर वाला एग्ज़ाम है आपका, जो भी आपका एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हो गया, अगर पशुधन सहायक का आपका एग्ज़ाम हो गया है ना, पुस्तकालय ग्रेड 3rd 2nd का एग्ज़ाम हो गया, तो मैं कह रहा हूँ सारे एग्ज़ाम्स के अंदर जो राजस्थान जी के पूछे जाते हैं वो सारा मैं क्लियर करवा दूँ। एक बार आप विश्वास करके देखें, इस क्लास को पूरा देखें, आपको वाकई में मज़ा आएगा। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल सामने है, अच्छे से आप देख सकते हो। और पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। BWHW से अभिप्राय है। तो देखो, BWHW से जो अभिप्राय है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। देखो, मैं आपको मैप से बताना चाहूँगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये राजस्थान का मैप है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा भी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ, देखो मैं BWHW, तो ये आपका BWHW यहाँ तक फैला हुआ। इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आपका जैसलमेर, फलोदी, नए ज़िलों के अनुसार बता रहा हूँ, पुराने ज़िले नहीं बता रहा मैं। जैसलमेर, ठीक है, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले का कुछ क्षेत्र है जो कि आपका BWHW में शामिल है। ठीक है, BWHW प्रकार के समझ में आ गए होंगे आपके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा BSHW कौन सी प्रकार की जलवायु, क्योंकि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया राजस्थान, BWHW है ना, 4 भागों में बांटा। BWHW बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ BSHW जो कि आपके अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आती है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है, इन जिलों को छोड़कर, जो मैंने आपको बताया ना, BWHW के जिलों को छोड़कर जो भी अरावली का पश्चिम के जो जिले, वो सारे जिले इसमें शामिल हैं। फिर मैं आप बता देता हूँ आपको AW प्रकार की जलवायु।
देखो AW प्रकार की जलवायु में एक तो आपका आता है कौन सा, देखो कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़ का कुछ हिस्सा है, बाकी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और आपका माउंट आबू और आपका सलुम्बुर जो जिला है ना वो भी आपका AW प्रकार की जलवायु में शामिल है। इसके अलावा बाकी बच गया आपका CWG में पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली का जो पूर्व का भाग है, ये पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये आपका CWG में आता है। किस में आता है भाई, CWG के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं और बताना चाहूँगा आपको, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा किसके बारे में, तो आपको बिल्कुल याद रखना। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। थार्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, थार्नवेट में राजस्थान की जो जलवायु को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पार्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आपका जैसलमेर, थोड़ा सा बाड़मेर और थोड़ा सा फलोदी और बीकानेर और अनूपगढ़ है। ये कौन सा जलवायु प्रदेश है, तो आपको याद रखना EAD एड। थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर आपका, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा बाड़मेर, थोड़ा सा फलोदी और आधा बीकानेर और थोड़ा सा अनूपगढ़ जो है वो आपका एड यानी उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु में शामिल है। अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू और थोड़ा सा बीकानेर आपका और थोड़ा सा झुंझुनू, ये जो आपका शामिल है, किस में शामिल है, तो आपको बिल्कुल याद रखना DBW। कौन सा, DBW प्रकार में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा जलवायु प्रदेश, तो आपको बिल्कुल याद रखना CAW। हाड़ौती के पठार का थोड़ा सा हिस्सा ले लो और नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलुम्बर और झालावाड़, बारा और थोड़ा सा कोटा जो है आपका किस में शामिल है, तो आपको बिल्कुल याद रखना CAW। बाकी जितना भी पार्ट आपका बच गया ये आपका किस में शामिल है, DAW यानी DAW, ठीक है। ये 4 प्रकार की होगी आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना। डव शैम्पू से ये पूरा मध्य जो राजस्थान बचा हुआ वो सारा डव शैम्पू से नाता है। काऊ यानी गाय कहाँ पाई जाती है, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हाड़ौती के पठार में बारा, कोटा, झालावाड़ और नीचे दक्षिणी राजस्थान में सलुम्बुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में आपकी काऊ होगी। और बीबी सबसे ज़्यादा कहाँ लड़ती है, उत्तरी राजस्थान में, ठीक है। और एड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, जैसलमेर साइड में होता है, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से याद रख सकते हो। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा आपको। टिवार था जो कि नकलची था, कोपेन के जैसे ही उसने वर्गीकरण किया, लेकिन कोपेन के जलवायु को थोड़ा सा आसान कर दिया। तो वापस से मैप लेते हैं। राजस्थान का मैप विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है, किसने बताया था, वैगनर महोदय ने बताया था। पतंगाकार है, किसने बताया था, TH हेडले ने बताया था। तो मैं बात कर रहा था टिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। देखो AW प्रकार की जलवायु जो है ना राजस्थान, एक तो दक्षिणी राजस्थान और एक हाड़ौती के पठार में उसने बताई AW प्रकार की जलवायु, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर और थोड़ा सा चित्तौड़ भी शामिल किया है, और इधर आपका कोटा और झालावाड़ है। फिर उन्होंने बताया B कौन सा जलवायु प्रदेश, BWHW, जिसमें केवल आपका जैसलमेर शामिल है और थोड़ा सा पार्ट बीकानेर और अनूपगढ़ और बाड़मेर का शामिल है, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेता हूँ आपका पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो उसने जलवायु बताई वो CAW बताई। कौन सी बताई, CAW। इसमें आपका देखो सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, थोड़ा सा बारा का पार्ट है, बूंदी का पार्ट है, टोंक का पार्ट है। तो ये जो पार्ट है आपका CAW प्रकार की जलवायु। बाकी जितना भी बच गया ये सब आपका BSHW प्रकार में पाया जाता है, ठीक है। टिवार्था ने 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण किया, एक तो BWH, एक BSH, एक CAW, एक AW प्रकार की जलवायु। तो ये आपका जलवायु वर्गीकरण पूरा खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको टिवार्था, कोपेन और थार्नवेट तीनों की प्रकार की जलवायु बता दी। यहाँ से आपका अक्सर सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है आपका रहने वाला है, तो आगे का पार्ट देख लेते अपन। नागौर की उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्नांकित में से कौन सी है। देखो बहुत शानदार सवाल पूछा गया था। और ये सवाल कहाँ से पूछा गया पता है आपको, राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो कि 4 भागों में बांटा गया, उसमें से भी आपका जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसमें से ये सवाल आपका उठाया गया। क्योंकि देखो मैं बात कर लेता हूँ पहले इसके उत्तर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि नागौर की उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 300 से 500 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो थार के मरुस्थल के वर्गीकरण की बात कर लो तो जलवायु के आधार पर तो 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका हो गया शुष्क रेतीला प्रदेश, देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, शुष्क रेतीला प्रदेश, और दूसरा हो गया आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा, अर्ध शुष्क प्रदेश,
एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क रेतीला प्रदेश में 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है, जबकि अर्ध शुष्क प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर। अब मैं आपको और फैक्ट बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे बनेंगे, मैं वापस से बताता हूँ। उच्चावच के आधार पर मैं अगर मरुस्थल की बात करूँ तो देखो 2 भागों में बांटा गया। एक तो है आपका बालुका स्तूप युक्त, और एक है बालुका स्तूप मुक्त। एक तो बालुका स्तूप युक्त, एक है बालुका स्तूप मुक्त। तो बालुका स्तूप युक्त की बात कर लूँ तो देखो कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना 58.5% है। बालुका स्तूप मुक्त की बात कर लूँ तो 41.5 है। सीधा एग्जाम में छपता है ये आंकड़ा, कई बार एग्जाम में छपा हुआ, और वापस से क्वेश्चन बनने वाला, पक्का बनेगा, जरूर मैं कहता हूँ, अपने नोट्स में ऐड करना। देखो पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। शानदार व्याख्या के साथ बेहतरीन कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ मरुस्थलीय प्रदेश के भौगोलिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो भौगोलिक संरचना पे बात कर लूँ तो एक तो आपका गग्गर प्रदेश हो गया। कौन सा प्रदेश? एक आपका गग्गर प्रदेश, दूसरा आपका शेखावटी प्रदेश हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? शेखावटी प्रदेश। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा? गोडवाड़ प्रदेश। और चौथे की मैं बात कर लूँ तो नागौर की उच्च भूमि। यहाँ से आपका ये सवाल बना, देखो कितने डीप से बनाया गया, नागौर की उच्च भूमि। तो यानी भौगोलिक संरचना के आधार पर जो रेगिस्तान का वर्गीकरण किया, वहां से आपका सवाल पूछा है। 4 भागों में बांटा है, गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश और नागौर की उच्च भूमि। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। नागौर की उच्च भूमि के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो शुष्क रेतीला प्रदेश है जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा, 25 सेमी वर्षा, 25 सेमी को देखो 250 mm कहा जाता है। एक बार आपका फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल आया था और काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया था, तो याद रखना कि भाई 250 mm वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित जो प्रदेश है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे शुष्क रेतीला प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, दूसरा रेखा निर्धारण करती है। दूसरा 25 सेंटीमीटर वर्षा लेकिन 250 mm शुष्क रेतीले प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये जो मरुस्थल हो गया ना, ये देखो पूर्वी सीमा का, ये आपकी 25 वाली होगी, ये 20-40 वाली होगी। ये आपका अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, ये आपका शुष्क रेतीला प्रदेश, ये आपका अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? नागौर की उच्च भूमि। देखो नागौर की उच्च भूमि जो है उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो आपका मकराना सरणी। कौन सा सरणी? मकराना सरणी। दूसरा पार्ट की मैं बात कर लूँ तो मांगलोद सरणी। कौन सी सरणी? मांगलोद सरणी। और तीसरे पार्ट की मैं बात कर लूँ तो आपकी जायल सरणी। कौन सी सरणी? जायल सरणी। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अर्ध शुष्क प्रदेश जो कि भौगोलिक संरचना के आधार पर जो मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांटा गया। उसमें से एक पार्ट आपका जो है नागौर की उच्च भूमि है। नागौर की उच्च भूमि को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से पार्ट है? मकराना सरणी, मांगलोद सरणी और जायल सरणी। मकराना की बात कर लूँ तो सफ़ेद संगमरमर के जमाव के लिए फेमस है आपका। मांगलोद श्रेणी की मैं बात कर लूँ तो जिप्सम के जमाव के लिए फेमस है। जायल श्रेणी की बात कर लूँ तो फ्लोराइड युक्त जो जल है ना वो जायल श्रेणी में आपका पाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी, होच बेल्ट। देखो 3 नाम बताता मैं। एक तो कुबड़ पट्टी तो आपने खूब बार सुना, अगर एग्जाम में पूछा हुआ भी कुबड़ पट्टी, लेकिन बांका पट्टी भी आपको कुबड़ पट्टी को कहा जाता है, बांका पट्टी। ठीक है, एक आपका है होच बेल्ट। कौन सा बेल्ट? होच बेल्ट। ये भी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको कुबड़ पट्टी को ही होच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और इस पट्टी की मैं बात कर लूँ तो जायल नागौर से अजमेर के मध्य स्थित फ्लोराइड युक्त जो जल पट्टी है उसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं डूंगरपुर रियासत का जो शासक था कौन था, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। राम सिंह, विनय सिंह, मदनपाल और उदय सिंह। तो डूंगरपुर का आपका जो शासक था वो महाराज उदय सिंह था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
1857 की क्रांति की थोड़ी सी अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका भाई। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसने 2 सैनिक छावनियों ने भाग ही नहीं लिया 1857 की क्रांति में। एक तो खेरवाड़ा, एक ब्यावर। ठीक है, अपने आप को अलग रखा था। दूसरा, राजस्थान में सर्वप्रथम जो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। कब? 28 मई 1857 को। आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। और मैं बात कर लेता हूँ, देखो पॉलिटिकल एजेंट की, कई बार आपका अभी भी सवाल पूछा जाता है। देखो एग्जामिनर का जो व्यू होता है ना, वो थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करता है पेपर को, कि बच्चा जितना सोच के जाता है उससे कई बार पेपर क्या थोड़ा सा टफ बन जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो डीप से स्टडी करके जाते हैं। वो एग्जामिनर के दिमाग को पहले से चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ से सवाल बना सकता है। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा डीप से पढ़ो, जिससे कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन आवे तो आप उसे कर सको। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो मैंने बताया था पीए की, जयपुर का पीए 1857 की क्रांति के दौरान कौन था? मेजर ईडन। कौन था? मेजर ईडन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा उदयपुर का कौन था? तो उदयपुर का मेजर सावर्स था आपका। ठीक है, कोटा की बात कर लेता हूँ, कोटा का आपका बर्टन था। कौन था भाई? कोटा का आपका बर्टन था। भरतपुर की बात कर लूँ तो मॉरिसन या निक्सन, दोनों नाम एग्जाम में पूछेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन भी कह दो या निक्सन कह दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, दोनों ही भरतपुर के थे। ठीक है, अब इसके बाद जोधपुर का जो पीए था वो कौन था? जो कि कौन से बिथोड़ा के युद्ध के अंदर मारा गया था, तो वो मॉक मोशन था। कौन था भाई? मॉक मोशन, जिस अहुआ के किले पे जिसका सर को लटकाया था, मॉक मोशन। और एक आपका जो सिरोही का पीए था वो जेडी होल था। कौन था भाई? जेडी होल। ठीक है, तो ये सारे पीए भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार पूछा गया कि भाई 1857 की क्रांति के दौरान कोटा का पीए कौन था, जोधपुर रियासत का पीए कौन था, मेवाड़ रियासत का पीए कौन था। तो एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल बनते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता वहाँ से मत पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगे पढ़ो, लेकिन तैयारी करो बस। मैं ये नहीं कहता मेरे से ही पढ़ो, अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं आपको, क्योंकि बेहतर कंटेंट मैं आपको दूंगा। आपकी मर्जी हो तो आप चैनल से पढ़ भी सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इसके अलावा मैं बात कर लूँ एजीजी। 1857 के दौरान जो एजीजी कौन था? तो राजस्थान का जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये सवाल भी कई बार, लगभग 5 से 6 बार तो मैं देख चुका हूँ इसको पेपरों में। यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बार बार रिपीट होता है, आपको नाम याद रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं। 1857 क्रांति के दौरान उस समय वॉइसराय और गवर्नर कौन था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, लॉर्ड कैनिंग था भाई। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये सवाल भी आपका एग्जाम में बना हुआ है और राजस्थान के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के रियासतों के शासक कौन कौन थे। ठीक है, यही सवाल आपका इसमें पूछा गया था, सारे मैं शासक क्लियर करने वाला हूँ। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, अलवर का शासक महाराज बन्ने सिंह था, करौली का शासक महाराजा मदन पाल सिंह था, टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला था, कोटा का शासक महाराव राम सिंह था, जोधपुर का जो शासक था तख्त सिंह था। कौन था भाई? तख्त सिंह। ठीक है, एकीकरण की बात कर ले तो जोधपुर का शासक कौन था? हनुवंत सिंह था, लेकिन ये बात हो रही है 1857 की क्रांति की। उदयपुर का जो शासक था वो स्वरूप सिंह था। कौन था? बूंदी की बात कर लूँ तो महाराव राम सिंह था, बीकानेर की बात कर लूँ तो महाराजा सरदार सिंह था, जो बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता करी थी, बाडलू हरियाणा तक। जयपुर के जो शासक थे वो महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय थे, जिनकी जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, राजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रतापगढ़ की बात कर लूँ तो दलपत सिंह थे, डूंगरपुर के महाराजा उदय सिंह मैंने बता दिया आपको, बांसवाड़ा के जो थे आपके महाराजा लक्ष्मण सिंह थे, जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह और धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुए, धौलपुर का भी शासक पूछा गया। और सिरोही का जो था वो शिव सिंह था, झालावाड़ का महाराजा पृथ्वी सिंह था। कौन था भाई? महाराजा पृथ्वी सिंह। कहाँ का? झालावाड़ का। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँ तो
इस क्वेश्चन को देखो डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि इसका कारण ये था कि डिलीट होने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई करौली से भी शामिल हुए थे। करौली से कौन आया था, तो देखो करौली से मैं आपको बता देता हूँ, करौली से जो शामिल हुआ था ना, वो गोपाल दास शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? गोपाल दास, बिल्कुल आपको याद रखना। किशनगढ़ से आपके राज सिंह शामिल हुए थे, ठीक है। और बीकानेर की अगर मैं बात कर लूँ तो जोरावर सिंह आए थे। कौन आए थे? जोरावर सिंह। और कोटा की अगर मैं बात कर लूँ तो कोटा के दुर्जन साल, यानी चारों रियासतों के शासक शामिल थे, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है। हुड्डा सम्मेलन की थोड़ी रूपरेखा अपन तैयार कर लेते हैं। देखो, हुड्डा सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना था, इसीलिए आपका हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब हुआ ये तारीख बार बार पूछी जाती है, 17 जुलाई 1734। देखो याद क्या रखना, 17 और 17 बस याद हो गया आपको, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है, बस मेहनत करनी पड़ती थोड़ी। कौन सी जगह पे हुआ था? तो हुरडा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हुरडा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ती है। अब मैं शासकों की बात कर लेता हूँ। देखो 4 शासक तो मैंने बताए थे करौली से। जयपुर से कौन शामिल हुआ था? सवाई जय सिंह। जयपुर से कौन शामिल हुआ था? सवाई जय सिंह आए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जोधपुर से कौन शामिल हुए? तो अभय सिंह शामिल हुए थे। जोधपुर से कौन आए थे? अभय सिंह। और नागौर से आपके बख्त सिंह आए थे। नागौर से कौन आए थे? बख्त सिंह। बूंदी से जो थे आपके दलेल सिंह थे। कौन थे? दलेल सिंह, ठीक है। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी आए थे, जैसे रतलाम से, शिवपुरी से, ईडर से, गौड़, अन्य राजपूत राजाओं ने भी इसमें भाग लिया था। अब एक बार सवाल ये पूछा गया था कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सवाल वापस बनेगा। तो हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। और एक बार सवाल आपका यूँ बना कि हुड्डा सम्मेलन की जो योजना है, ये प्लान किसने तैयार किया था? तो ये संग्राम सिंह द्वितीय ने किया था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद फिर अध्यक्षता जो है वो जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी, ठीक है। और हुड्डा सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया था। उस अहदनामे में क्या था कि सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ये अहदनामा तैयार किया गया था, कहाँ? हुड्डा सम्मेलन के अंदर। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके सामने है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला है? इतालवी विद्वान तैसीतोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो 5वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बताऊं तो राजस्थानी व्याकरण पर जो लेख के कारण ये इनका योगदान जो कि महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित झीलों में से कौन से झील में मीठे पानी की नहीं है, ये आपको बताना है। शानदार सवाल है, शानदार फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको एक बार में। देखो एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूँ, सवाल क्या था आपका? सवाल आपका ये है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में नवलखा, नक्की, छापरताल, लूण करनसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूण करनसर, जो कि खारे पानी की झील है, जो कि आपके बीकानेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बीकानेर में, क्लियर। बाकी नवलखा झील आपकी मीठे पानी की है, ठीक है। नवलखा झील पड़ती कहाँ है? तो आपको याद रखना बूंदी में। नक्की, अच्छा नवलखा से मैं आपको यार पहले नवलखा वाले सारे फैक्ट बता देता हूँ, वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा सर। तो नवलखा फैक्ट की अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो नोट्स में ज़रूर ऐड करना, यहाँ से सवाल बनेगा, कन्फ्यूज़न करने वाला बनेगा और वाकई में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि सारे नवलखा फैक्ट हैं। अगर अच्छे से याद नहीं किया तो पक्का सवाल गलत होगा, इसलिए सारे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार में याद करवाने की कोशिश करूँगा। देखो नवलखा झील आपकी बूंदी में है, नवलखा बांध आपका बूंदी में, क्लियर। बूंदी में 2 चीज़ें, नवलखा झील कह दो या नवलखा बांध कह दो, दोनों ही आपके बूंदी में, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नवलखा तीर्थ या नवलखा मंदिर की बात कर लूँ तो ये आपका पाली में पड़ता है। देखो नवलखा तीर्थ या नवलखा मंदिर दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? आपके पाली में पड़ते हैं। याद हो गया होगा, बांध आओ या झील आओ बूंदी के अंदर है, तीर्थ आओ या मंदिर आओ पाली में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ नवलखा महल। नवलखा महल जो है आपका ये उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसके बाद कर ले नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी जो पड़ती है आपके डूंगरपुर में पड़ती है। नवलखा बावड़ी कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। नवलखा दुर्ग आपका झालावाड़ यानी झालरापाटन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झालरापाटन के अंदर, ठीक है, नवलखा दुर्ग। नवलखा बुर्ज या नवलखा भंडार की बात कर लो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवलखा बुर्ज कह दो या नवलखा
भंडार कह दो या नवलखा स्तंभ कह दो, ये तीनों ही कहाँ है आपके, तो ये तीनों ही आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवलखा बाग आपका भरतपुर के अंदर है। नवलखा सरोवर आपका बारां के अंदर है। नवलखा झालरा आपका जोधपुर में, नवलखा झालरा का आपका जोधपुर में। और नवलखा दरवाज़ा आपका रणथंभौर में। नवलखा दरवाज़ा कहाँ पड़ता है आपका, रणथंभौर में। इसके अलावा एक छोटा सा नवलखा कुंड है, वो भी आपका पाली में। पाली में देखो मैंने 3 फैक्ट बताए, नवलखा मंदिर, नवलखा तीर्थ, नवलखा कुंड, ये आपके पाली में पड़ता है। और बूंदी में मैंने एक तो झील बताई, एक बांध बताए, दोनों ही नवलखा झील और नवलखा बांध बूंदी में पड़ता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में नवलखा बुर्ज, नवलखा भंडार, नवलखा स्तंभ, ये तीनों ही आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नक्की झील आपके माउंट आबू में और छापरताल आपकी चूरू में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट इसको अपन नहीं कह सकते। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, सिरोही प्रजामंडल का जो नेतृत्व किया था वो गोकुल भाई भट्ट ने किया था। अब देखो इसकी स्थापना की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसकी स्थापना जो करी थी वो बुद्धिशंकर त्रिवेदी ने की थी बम्बई में। ठीक है, आपको याद रखना। इसका अधिवेशन 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में आपका बुदान आंदोलन, गोरक्षक रक्षिणी कार्यक्रम, मद्य निषेध चेतना जैसे कार्यक्रम का संचालन किया गया। प्रारंभ में सिरोही प्रजामंडल का अधिवेशन प्रवासी राजस्थान समूह द्वारा बंबई में आयोजित करवाए गए थे। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? शानदार सवाल आपसे पूछा गया, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपको। ऐसे सवाल है ना, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल उनको आते ही नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4, 20.90% जल अपवाह क्षेत्र आपका चंबल नदी का है। जबकि लूनी नदी की मैं बात कर लेता हूँ, तो लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 10.40%। बनास की बात कर ले तो बनास का जो हो जाएगा आपका 4%, लगभग कितना 4% आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो मैं बताता हूँ कि देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। उत्तरी राजस्थान का सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो नदियों के बारे में आया था, नदियों के बारे में फैक्ट भी बताऊंगा आपको, शानदार वाले, मज़ा आएगा आपको वाकई में। क्लास के साथ जुड़े रहें और अच्छे से देखो क्लास को देखें। सबसे बड़ी बात, इन क्लास के नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें आप, नोट्स ज़रूर बनाओ, हूबहू एग्जाम में सवाल मिलने वाला है आपको। अब वाकई में कहोगे सर आपका चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत बढ़ा देते हो, मज़ा आ जाएगा आपको। इसलिए कहता हूँ क्लास को शेयर करो, जो वाकई में अपने, जो आपके मित्र हैं, आपकी सहेलियाँ हैं, जो भी है आपके फ्रेंड्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं राजस्थान स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम्स है जहाँ राजस्थान जीके पूछी जाती हैं, वाकई में शानदार तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ। तो उत्तरी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी वो कौन सी नदी बताई मैंने आपको? गग्गर बताई। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी होगी? लूनी नदी। ठीक है, भारत में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में सबसे लंबी नदी, इसका भी सही आंसर माही नदी होगा आपका। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास नदी। ठीक है, केवल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बाकी अगर यूँ पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल होगा। देखो सवाल 2 तरीके से बन सकता है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि भाई राजस्थान में सबसे लंबी नदी और राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखो अंतर है के की और में कि राजस्थान की सबसे लंबी पूछ ले तो चंबल हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी? चंबल। जबकि राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो बनास हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसके अलावा देखो थोड़ी सी मैं इनकी लंबाइयों की बात कर लेता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। चंबल नदी की लंबाई की बात कर लूँ तो 1051 किलोमीटर है। माही नदी की बात कर लूँ तो 576 किलोमीटर लंबी। बनास की बात कर लूँ तो 512 किलोमीटर लंबी है। लूनी की बात कर लूँ तो 495 किलोमीटर लंबी है। तो आपको याद रखना लंबाई का क्रम, सबसे पहले चंबल, फिर माही, फिर बनास, फिर लूनी। ठीक है, अब इसके अलावा देखो अगर आपसे कभी पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियाँ का क्रम बताइए, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी। कौन सी? बलू चमा। ठीक है,
बे से आपका बनास, लू से आपकी लूनी नदी, चे से आपका चंबल, मैं से आपका माही। तो ये क्रम कैसा क्रम है? राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदियों का बिल्कुल सही क्रम है, बनास, लूनी, चंबल और माही। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है ये फैक्ट। इसके अलावा देखो एक नदियों से आपका फैक्ट जो बनता है कि राजस्थान के कौन से जिलों में नदियाँ नहीं हैं। नए जिलों के गठन से पहले इसका आंसर था दो जिले से, कौन कौन से? बीकानेर और आपका चूरू हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक जिला और बढ़ गया आपका, कौन सा? फलोदी। कौन सा? तो 3 जिले हो गए। राजस्थान के कितने जिलों में नदियाँ नहीं हैं? 3 जिलों में नहीं है। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू और फलोदी। कह रहा हूँ वाकई में ऐसा ही बेहतर कंटेंट मैंने अपने पहले वाले पेपरों में कराया, इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि मेरे पुराने प्रश्न पत्र देख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। वाकई में सिलेक्शन लेके जाओगे आप सोच रहे हो कि सर बहुत छोटा चैनल है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1000 सब्सक्राइबर इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और मैं कोई कोर्स भी नहीं बेचता हूँ, सारा कंटेंट यूट्यूब पर उपलब्ध करवाता हूँ और बेहतर कंटेंट है। एक बार आप तुलना करके देखना बड़े बड़े चैनलों से, आपको वाकई में लगेगा यार सर बहुत बेहतर पढ़ाया। इसलिए बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। आप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होने वाला कौन सा होने वाला है। निम्नांकित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधारानुसार सही है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा भाई, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है राजस्थान में, जिलों की बात कर लूँ तो डूंगरपुर का कितना है वो भी आपको याद रखना। प्रति हज़ार पर 900, प्रति हज़ार महिला पर 994 पुरुष है, जबकि सबसे कम धौलपुर का है, प्रति हज़ार महिला पर 846 महिलाएं मौजूद है भाई। कितनी? 846। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर का, सबसे न्यूनतम धौलपुर का है। अब देखो थोड़ी सी मैं लिंगानुपात के बारे में सवाल आया तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार ऑल ओवर जो लिंगानुपात था वो कितना था? प्रति हज़ार पर 928, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ शहरी लिंगानुपात कितना है। आजकल देखो तो सवाल थोड़ा कठिन पूछा जाता है, यूँ नहीं पूछेगा कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, यूँ पूछेगा कि शहरी लिंगानुपात कितना था। अब वो याद करके गया 928 और वह 928 ऑप्शन में नहीं है। अब उसका दिमाग घूम गया, वो सिर पकड़ के एग्जाम हॉल में बैठ जाता, भाई इसका उत्तर क्या होगा यार, मैं तो 928 पढ़ के आया, 928 ऑप्शन में नहीं, क्योंकि उसने सवाल को घुमा दिया थोड़ा। क्या पूछा कि शहरी लिंगानुपात कितना है, तो शहरी लिंगानुपात आपको याद रखना 914 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात की मैं बात करूँ तो 933 है। ऑल ओवर लिंगानुपात 928, शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण लिंगानुपात 933, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। आपको क्रम पूछा जाएगा या आप 4 जिले दे देंगे और मैं 5 जिले आपको बताने वाला हूँ। डूंगरपुर की बात कर लेता हूँ, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 994। डूंगरपुर के बाद आता है राजसमंद, 990 आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पाली का आपका 987 हो जाएगा। पाली का कितना हो जाएगा आपका? 987। पाली के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको याद रखना प्रतापगढ़ का आपका 983 हो जाएगा। और उसके बाद आपका बांसवाड़ा जो कि 980 हो जाएगा। बांसवाड़ा कितना? 980। 5 जिले हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। अब ऐसा कर लेते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले भी 5 जिले अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया दिया धौलपुर 846, उसके बाद आपका जैसलमेर 852, बस 6 ही ज़्यादा ध्यान रखना आपको। उसके बाद करौली आपका 861, ठीक है, फिर आपका भरतपुर 880 और फिर आपका गंगानगर 887, ठीक है। धौलपुर 846, ठीक है। जैसलमेर आपका 852, जैसलमेर कितना? 852। करौली 861, भरतपुर 880, गंगानगर 887। अब मेरे साथ बोलना, धौलपुर का कितना? 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर का 880, गंगानगर का 887। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो मैं एक थोड़ा सा और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। अगर सवाल आपका यूँ बन जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, तो आपको बताना पाली। कौन सा है? पाली। पाली का लिंगानुपात कितना? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, 1003। और एकमात्र शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें जो 1000 से क्रॉस है तो वो आपका केवल पाली है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सबसे कम लिंगानुपात वाला जो ग्रामीण क्षेत्र वो आपका धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर 841। कितना है? 841, ठीक है, आपको याद रखना। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जो है वो टोंक है आपका।
कितना है 985 आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सारे फैक्ट आपको घुमा घुमा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको यही फैक्ट बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा निसारदीन, क्योंकि चावंड चित्रशैली जो कि मेवाड़ चित्रशैली का एक पार्ट था, उसका एकमात्र ही चित्रकार था वहाँ का निसारदीन। बिल्कुल आपको याद रखना। और चावंड शैली का जो विकास हुआ था वो महाराणा प्रताप के काल से स्टार्ट हुआ था। सर्वाधिक विकास जो हुआ था अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट। चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाया था। किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने। कब बनाया था? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना 1985 में। अब एक बार देखो सवाल कैसा बना था पेपर में कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने साल रही। मैंने 1985 लिख दिया, 1585 होगा, है ना, ये गलती हो जाती कभी कभी, तो ये 1585। तो सवाल ये बना था कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने बरस रही थी। तो महाराणा प्रताप का जो देहांत हुआ था वो 1597 में हुआ था। अब 1597 से 1585 घटा लो तो कितना बच जाएगा आपके पास? 12 साल राजधानी रही थी। ये आरपीएससी ने सवाल पूछा था। देखो थोड़ा है ना फैक्ट, इसके लिए आपको महाराणा प्रताप का देहांत भी याद रखना पड़ेगा और चावंड को राजधानी कब बनाया वो भी याद रखना पड़ेगा, तब आप निकाल सकते हो। इसके अलावा ऑल ओवर जो मेवाड़ की राजधानी 28 साल रही थी, आपको याद रखना। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में हुई थी, उसके बाद फिर आपकी राजधानी बदल गई थी, ठीक है, आपको याद रखना। तो अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही उत्तर क्या है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही उत्तर कौन सा अपन देख लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी है, प्रताप सिंह है, जमनालाल बजाज है, या फिर आपके कौन है? सागरमल गोपा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अर्जुन लाल सेठी की अन्य पुस्तकों के बारे में भी। देखो एक तो आपकी होगी शूद्र मुक्ति, इसके अलावा एक है आपकी स्त्री मुक्ति। देखो वापस से सवाल बन सकता है, स्त्री मुक्ति कौन सी? स्त्री मुक्ति, ठीक है। और एक जो है आपकी कौन सी है? तो महेंद्र कुमार। ये 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो अर्जुन लाल सेठी की, आपको बिल्कुल याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना भी करी थी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और दिल्ली की जो घटना हुई थी चांदनी चौक पर जब गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था, उसमें भी जो योजना बनाई थी ना वो अर्जुन लाल सेठी ने बनाया था। फिर कौन से जेल में रखा था? निमाज हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें जब पकड़े गए थे तो इन्हें वेल्लूर जेल में बंद कर दिया गया था। कौन से जेल में बंद कर दिया गया था? वेल्लूर जेल में बंद कर दिया गया था, बिल्कुल अपने को याद रखना। और अर्जुन लाल सेठी अंतिम वक्त अब उन्होंने अपना अजमेर की दरगाह में बिताया था और अपना नाम बदल के करीम खां कर दिया गया था। और इनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे जलाया ना जाए, दफनाया जाए, तो इनको इनकी इच्छा के अनुसार दफनाया गया था। ये फैक्ट भी आप साथ में याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? देखो चावंड से मेरे को एक पहले चावंड के बारे में और बता देता हूँ। चावंड की लोकेशन बदल गई, चावंड वाला सवाल आया था ना अभी अपने, तो चावंड की लोकेशन बदल गई, अब सलूमपुर जिले में शामिल हो गया आपका चावंड। कौन से जिले में शामिल हो गया? सलूमपुर में। आपको याद रखना है भाई, सलूमपुर जिले के अंदर शामिल हो गया चावंड, ठीक है। इसके अलावा जयसमंद झील भी आपके सलूमपुर जिले में आ गई है, पहले आपकी उदयपुर में थी अब लेकिन सलूमपुर जिले में शामिल कर दी गई है। अब अपन सवाल 12वां देख लेते हैं। 12वां सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है, ये आपको बताना है। तो देख लेते कौन सी नदी नहीं बहती है। बांडी नदी भी बहती है, सूखड़ी भी बहती है, लूनी भी बहती है, लेकिन मैनाली नदी है ना, मैनाली नदी नहीं बहती भाई। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है मैनाली नदी है तो भीलवाड़ा में बहती है, जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, मैनाल और बैडच मिलकर तीनों ही त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ? बेगू भीलवाड़ा के अंदर मैनाल नामक जगह पर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी आपको बताना है। 13 की मैं बात कर लूँ तो देखो पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% है। राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता की बात कर लूँ तो 66.1 है, ठीक है। और महिला साक्षरता की बात कर लूँ तो 52.1 है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
तो मरु विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था राजस्थान में, बिल्कुल आपको याद रखना 1977-78 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका आता कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना 1974-75 में हुआ था। कब हुआ भाई? 1974-75 के अंदर आपका सूखा संभाव्य कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। एक आपका आता ऑपरेशन खेजड़ा कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑपरेशन खेजड़ा जो स्टार्ट हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है। एक आपका आता मेवात विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो 1986-87 में आपका मेवात विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। दयाल दास रे ख्यात प्रमुख थे किस राज्य का इतिहास वर्णन है, यानी दयाल दास की ख्यात की मैं बात कर लूँ तो दयाल दास का जो संबंध है वो बीकानेर से है। बिल्कुल आपको याद रखना दयाल दास रे ख्यात का जो संबंध है वो बीकानेर राज्य से है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मुंडियार रे ख्यात अगर आ जाती है आपकी तो उसका संबंध आपके जोधपुर से हो जाता है, किसके? जोधपुर राज्य से हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरातत्व स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है, तो 16 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। जोधपुरा सभ्यता जो कि साबी नदी के तट पे मिली थी, और जोधपुरा सभ्यता की लोकेशन चेंज हो चुकी है। अब ये कोटपुतली बहरोड जिले में शामिल हो गई। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले में आपकी शामिल हो चुकी है, ठीक है। पहले ये आपके जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बहरोड में चली गई जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना धरतुल घाट के नाम से जिस सभ्यता को जाना जाता है वो आपकी कौन सी सभ्यता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से रिपीट होगा, जोधपुरा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। बीलो के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 नेजा। इसके अंदर नकली युद्ध की प्रक्रिया की जाती है भीलों के द्वारा, ठीक है। और बांगड़िया नृत्य तो आपका कालबेलियों का नृत्य है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। गैर नृत्य आपका भीलों का, हाथी मना नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है, तो महाराजा कॉलेज जयपुर। आपको याद रखना कौन सा कॉलेज? महाराजा कॉलेज जयपुर, जिसकी स्थापना 1857 के करीब हुई थी, ठीक है। और राम सिंह के द्वारा की गई थी, राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो सबसे पुराना जो कॉलेज आपका वो महाराजा कॉलेज है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदरसा हुनरी की स्थापना भी आपके महाराजा राम सिंह के द्वारा ही की गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा सही क्रम है? निम्नांकित दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। घटते हुए क्रम में बताना तो सबसे ज़्यादा, तो इसमें देख लेते अपन 19वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले जयपुर, जयपुर के बाद आपका दौसा, दौसा के बाद आपका अलवर, ठीक है। जयपुर का कितना है, तो जयपुर का आपको याद रखना, जयपुर का कितना है बिल्कुल आपको याद रखना 500 प्लस है। कितना है? 576 जयपुर का, 503 आपका भरतपुर का, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 476 आपका दौसा का हो जाएगा, और 438 की बात करूँ तो अलवर का हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर जनघनत्व राजस्थान का कितना है, तो 200 है, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना हो गया? 200 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 565 है शायद जयपुर का। एक बार आप जयपुर का जो जनघनत्व वो चेक कर लेना गाइस, मेरे दिमाग में शायद क्या है, तो अच्छे से एक बार देख लेना आप, ठीक है, कमेंट भी कर देना मुझे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 70 से 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब वर्षा आया तो वर्षा के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। राजस्थान में जो वर्षा प्राप्त होती है, एक तो अरब सागर से, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से तो केवल 10% ही होती है, बंगाल की खाड़ी से 90% बरसात राजस्थान के अंदर होती है, बिल्कुल आपको याद रखना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा प्राप्त करता है वो आपका बांसवाड़ा प्राप्त करता है। इसके अलावा राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो 57.51% है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका सम जैसलमेर है, और उसके बाद आपका फलोदी भी आता है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में राजस्थान के कौन से जिले में तेंदू के पत्ते का उत्पादन नहीं होता, ये आपको बताना है। तो देखो कौन से में नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ। उदयपुर में भी होता, बारां में होता, झालावाड़ में होता, लेकिन सिरोही में नहीं होता। सिरोही में तेंदू नहीं होते भाई, आपको याद रखना। तेंदू के पत्ते से आपकी बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है। बीड़ी जानते हो ना, बीड़ी जो सिगरेट की किस्म होती है, एक छोटी बीड़ी उसे कहते हैं। और बीड़ी का जो पत्ते का, जो तेंदू के पत्ते का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1974 में हुआ था। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है? तो 22 की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, सबसे ज़्यादा बाड़मेर, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बाड़मेर हो जाएगा आपका, और उसके बाद गंगानगर। बाड़मेर की हो जाएगी आपकी 32 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और गंगानगर की जो हो जाएगी आपकी 10%, ठीक है, आपको याद रखना है। और ऑल ओवर राजस्थान की बात कर लूँ तो 21.3%, कितना, 21.3%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में एक स्थान है आपका रामेश्वर घाट। कहाँ? रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट पर ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बिल्कुल, एक मैंने आपको बेगू का बता दिया था, दूसरा आपका जो आ गया सवाई माधोपुर वाला, एक भीलवाड़ा में बनाती, एक आपका सवाई माधोपुर में बनाती, एक आपका टोंक में बनाती है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा गया था? तो 24 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शंकरदान सामोर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्रा कलंगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य बृहतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता है? तो 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वज्रसेन सूरी। कौन हो जाएगा भाई? वज्रसेन सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालीन अकालग्रस्त के अंतर्गत राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में कौन सा सही है, ये आपको बताना। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री गंगानगर, पाली और चूरू। श्री गंगानगर, पाली और चूरू। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैनाइक रचित पृथ्वीराज विजय के एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम बताना। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 की बात कर लेता हूँ तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 29 सॉरी, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 56 की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखो 56 की पहाड़ियाँ जो है पहले बाड़मेर में थी, अब वो आपके कौन से ज़िले में? बालोतरा ज़िले में शामिल होगी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। कवि बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर के मानसिंह के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, क्लास को अपने मित्रों से शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, वापस से आपसे रूबरू होंगे अगले ही दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार।